मुझे लगता है कि सबसे पहले मैं अग्रिमा अवस्थी मैम के पास जाऊंगा और उनसे कुछ जानूंगा। हमारे लिए सबसे जरूरी ये होता है कि अगर कोई इंसान जिससे हम जानना चाहते हैं, किसी चीज को समझना चाहते हैं, तो ये जरूरी होता है कि हम उस इंसान को पहले जानें जिससे हम वो सारी चीजें जानने वाले हैं। तो अग्रिमा मैम, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं और मैं अपनी ऑडियंस जो यहाँ पर हमारे साथ जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी मैं बताना चाहता हूं, आपकी अब तक की जर्नी जो आयुर्वेद में है वो किस तरह की रही है और क्या आपका बैकग्राउंड था, और यहाँ क्योंकि आज इस मंच पर अगर आप बैठे हुए हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इस मंच तक कैसे पहुंचे आप, मैं उस यात्रा को जानना चाहता हूँ। थैंक यू पहले तो मुझे इनवाइट करने के लिए। और मेरा बैकग्राउंड जैसे आपने पूछा, तो मेरे बैकग्राउंड में कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर तो था ही नहीं, और टू बी वेरी फ्रैंक कोई डॉक्टर ही नहीं था फैमिली में। तो मेरी फैमिली में सिर्फ इंजीनियर्स थे और टीचर्स थे। मेरी मदर टीचर हैं, मेरे फादर इंजीनियर हैं, तो ये ही बैकग्राउंड रहा है, और दैट टू सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। मेरा यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि मैं बचपन में बहुत बीमार रहती थी, मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए मुझे डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता था। और आयुर्वेदिक का तो मतलब जैसे अभी भी अब तो बहुत ज़्यादा स्कोप हो चुका है, लोगों को समझ में आने लगा है कि आयुर्वेद कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे आप उसको डेली लाइफ में यूज़ करके ठीक कर सकते हैं। पहले नहीं था, तो मैं एलोपैथिक दवाइयाँ खाती थी, एंटीबायोटिक्स खाती थी, उनसे ठीक तो नहीं होती थी, बट मुझे लगता था हर महीने में कम से कम 2 बार तो मुझे जाना पड़ता था। विद टाइम मेरा बायो में इंटरेस्ट था एंड मैंने एग्ज़ाम एंड ऑल क्वालिफाई किया एंड डॉक्टर बन गई, आयुर्वेदिक डॉक्टर। कॉलेज के टाइम पे ये चीज़ें और समझ में आई कि कितना इम्पॉर्टेंट आयुर्वेद है और क्यों हमको केमिकल्स या मॉडर्न मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है और आप ऐसे भी ठीक हो सकते हो। एंड विद टाइम रोज़ पेशेंट्स देखती हूँ, इंडिया बाहर सबके पेशेंट्स देखती हूँ, तो मुझे बस एक चीज़ समझ में आती है कि अभी भी हमारा इंडिया इन सब चीज़ों में ना बहुत पीछे है, ये समझने में कि हम पहले ही बीमारियों को ठीक कर सकते हैं कि वो उस लेवल तक ना पहुँचे। बल्कि बाहर ये जस्ट उल्टा है, वो एज अ प्रिवेंटिव लेके जा रहे हैं आयुर्वेद को, और उन्हें ज़रूरत नहीं है, मतलब वो पहले से ही इस चीज़ की पहल कर लेते हैं कि हम बीमार पड़े ही ना। यहाँ क्या होता है, हम बीमार पड़ जाते हैं और दवाइयाँ ले लेते हैं, जब सब थक हार के बराबर हो चुका होता है ना, तब हम सोचते हैं अच्छा चलो ये ट्राई कर लेते हैं। एंड विच इज़ द रियलिटी। मैं रोज़ यही देखती हूँ। अभी कल की बात है, हमारे बीच में भी वो बैठे हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, उन्होंने पैरासीटामोल खाया, उनको फीवर आ गया, और वो भी 650 mg। तो मैंने उनसे पूछा आपको फीवर कितना था, तो उनको नहीं पता था फीवर कितना था, बट खाया कितना, 650 mg खा लिया। तो आप सोचिए कि टेम्परेचर नहीं लिया पर 650 mg खा लिया, और मतलब बहुत इजी था कि 650 mg खा लिया। मुझे उनको समझाना पड़ा कि आप तो 500 mg में भी ठीक हो सकते थे, 650 खाने की ज़रूरत क्या थी, बट शायद उनको नहीं पता था और उन्हें वो चीज़ समझ में आई कि मैं 500 mg भी खा सकता था और उससे पहले मैं टेम्परेचर भी ले सकता था। तो इतना कैजुअल है ये मेडिसिन, देखिए कि एक चीज़ को क्या बना दिया है। तो इन सब को देख देख के और मतलब इंटरेस्ट डेवलप होता चला गया कि शायद कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं, सोसाइटी में कोई चेंज ला सकते हैं। बस ऐसे ही मेरी जर्नी यहाँ तक आई है। बदलाव को लोग इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आपने बताया कि आपकी फैमिली इंजीनियर्स बैकग्राउंड की थी, तो आयुर्वेद की तरफ जाना क्या मतलब उनका पूरा सपोर्ट था या वहाँ पे कुछ हर्डल्स थे? पेरेंट्स का तो सपोर्ट था, बट बीच बीच में जैसे किसी डॉक्टर के पास गए, क्योंकि वो तो कांटेक्ट में ज़्यादा एलोपैथिक डॉक्टर्स के ही थे, तो उनके लिए क्या था कि अच्छा आपने एमबीबीएस क्यों नहीं कराया अपनी बेटी को, मतलब आप तो वो भी करा सकते थे। तो मेरे फादर को भी कभी भी लगता था कि एक गलती हो गई, इसको ना एमबीबीएस करा दिया होता तो ठीक था। एंड नाउ ही इज़ लाइक कि सही किया तुमने एमबीबीएस नहीं किया है। मैंने कहा चलो आपको समझ में आ गया, बट वो घर की मुर्गी दाल बराबर अभी भी है, मतलब वो रिलेटिव्स एंड ऑल। और इसके अलावा पेशेंट्स भी आपको कई बार अनकंफर्टेबल कर देंगे, मतलब ये आप वहाँ से स्टेरॉइड्स खा के आ रहे हैं, वहाँ क्वेश्चन नहीं करते, यहाँ आने के बाद वो पूछते हैं ये चित्रकादी वटी हमको नुकसान तो नहीं करेगी। तो मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, चित्रकादी वटी तो मैंने अपने यहाँ के पेट्स को दी है कि उनको किसी कोई मतलब दवा नहीं लेनी पड़े, पशु चिकित्सा में भी मैंने वो चीज़ यूज़ किया है। तो आपको कैसे करेगी, फिर मुझे उन्हें बेसिक समझाना पड़ता है, तब वो थोड़े समझते हैं इन चीज़ों को। और इसके अलावा सबसे बड़ा हर्डल होता है ना कि कम उम्र में जब आप सामने देखते हो ना एक डॉक्टर को, तो उनको वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उनको लगता है कि अभी भी क्लिनिक्स पे आते हैं लोग, बोलते हैं कोई सीनियर डॉक्टर है क्या यहाँ पे,
मुझे समझ नहीं आता सीनियर लगने के लिए क्या करना होगा। तो हम तो पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि थोड़े सीनियर लग रहे हों, सामने खड़े होते हैं, दरवाज़ा खुला होता है, बट वो पूछते हैं कि सीनियर डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर कहाँ है? तो बड़ा बड़ा तो लिखवा दिया है डॉक्टर अग्रिमा अवस्थी, पर अभी भी समझ नहीं आता है कि उसको कैसे, ये बहुत बड़ा हर्डल है मेरे लिए। बाकी तो फिर मैनेज हो रहा है। अब एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। कहते हैं ना कि महिलाओं के पास एक सिक्स्थ सेंस होता है। आप सभी एग्री करते हैं? कौन एग्री नहीं करता है? चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। इस मंच पे 3 महिलाएं बैठी हुई हैं। इससे बड़ा नारी शक्ति का प्रमाण और क्या हो सकता है कि उन्होंने इस चीज को जाना, समझा, और आज वो आपके सामने बैठे हुए हैं उन चीजों से लड़के। जैसे हमने अभी जाना कि अग्रिमा जी के घर में तमाम सारी चीजें थी, कई मतलब बैकग्राउंड इस तरह का नहीं था जो इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर सकते, लेकिन उस चीज को एक्सेप्ट किया तब जब उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। तो हमें थोड़ा संघर्ष जरूर करना होता है, लेकिन जो परिणाम होता है वो आप सबके सामने। तो एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं, आज के समय में ऐसा क्यों है कि लोग उसको लास्ट ऑप्शन में रखते हैं? हमने एलोपैथी ट्राई कर लिया, हमने ये सारी चीजें ट्राई कर ली, मतलब बाद में हम सोचते हैं कि नहीं यार, अच्छा कहीं काम नहीं बन रहा है, चलो अब देखते हैं। तो इस सोच को बदलने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें किस तरह से लोगों को जागरूक करना होगा? क्या उसका कोई तरीका है? देखिए, इंडिया में तो घर घर आयुर्वेद वाला जो अभी शुरू किया है गवर्नमेंट ने, कुछ चीज़ें तो कोविड के बाद चेंजेस आए हैं, बट स्टिल अभी भी देखेंगे ना आप तो आदत हो गई लोगों को एक पॉप अप पिल और ठीक हो जाने वाली। तो उनके अंदर पेशेंस रह ही नहीं गया है और लोगों में समझ अभी कम है। अभी आप देखेंगे ना तो आयुर्वेद के बारे में अवेयरनेस बहुत कम है, वो सुपरफिशियल है। सिर्फ लोगों को लगता है आयुर्वेद में बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं जो लेने पड़ते हैं, परहेज इतना ज़्यादा करवा देंगे डॉक्टर की हो नहीं पाएगा, दवा बहुत देर में काम करती है ना, ये वाली चीज़ें हैं। और फिर चूरन खाना पड़ेगा, वो खाया नहीं जाएगा, इजी टेस्टी नहीं होती मेडिसिन, जो हर्डल्स मतलब हमें फील करने को मिलते हैं कि पेशेंट की ये डिमांड्स रहती हैं। बट अभी आयुर्वेद ना बहुत मॉडर्न हो चुका है, टैबलेट फॉर्म में हर चीज़ मिल रही है, रिजल्ट्स इतने फास्ट है, मतलब आपको इंस्टेंट पेन का रिजल्ट वो पेन किलर नहीं देगा जो आपका पैरासर्जिकल मेथड आयुर्वेद का जैसे अग्निकर्म है, विदकर्म है, सिरावेद है, वो ऐसे दे देगा चुटकियों में बिना कोई दवा खाए, मेडिसिन लेस ट्रीटमेंट। अवेयरनेस ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है। घर घर डेली लाइफस्टाइल में आयुर्वेद को अपनाना ही नहीं चाहते। स्टार्ट सुबह करते हैं तो आप देखेंगे कोलगेट से कर रहे होंगे, हमारे पास तो आयोडेंट है, हम वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट लोगों को पता ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं इस चीज़ की कि हम किस चीज़ से। पहले देखिए नीम की दातून से लोग यूज़ करते थे ब्रश, और एज अ ब्रश यूज़ करते थे और नहीं होते थे, ना मसूड़े खराब हो रहे हैं ना दांत खराब हो रहे हैं। अब वही कोलगेट यूज़ करने के बाद क्लीनिंग के लिए जाना पड़ता है। मतलब आप कोलगेट तो ले ही रहे हैं ये सोच के कि भैया सफ़ेद रहेंगे, वाइटनिंग स्पेशली वाइटनिंग वाला ले रहे होते हैं, बट वही जा करके क्लीनिंग करा रहे होते हैं। तो मतलब ये तो समझ होनी चाहिए कि हम यूज़ करके काम तो आ नहीं रहा है तो क्यों ले रहे हैं। वापस से बैक टू रूट्स पहुंच जाइए। और वो लोग जितने तंदुरुस्त आज भी अपने घर के दादी नानी को आप देखेंगे ना, वो हम लोग से ज़्यादा तंदुरुस्त होंगे। तो वहीं शर्म खा जानी चाहिए कि वो क्या करते थे ऐसा, उनके पास तो ये सब चीज़ें थी नहीं, तो सब अच्छा खाते थे और डेली लाइफस्टाइल में आयुर्वेद को यूज़ करते थे। आजकल बस वही कमी है जो लोग नहीं अपना रहे हैं, यही एक प्रॉब्लम है। मेरा एक और सवाल है, और मुझे लगता है कि हमारे बीच जो तमाम लोग बैठे हुए हैं उनके भी अपने अपने सवाल होंगे, मैं आप सभी के सवालों को भी आमंत्रित करूंगा। लेकिन अभी जो एक जनरल क्वेश्चन है जो किसी के भी जहन में होगा, मुझे लगता है वो ये कि जैसे जब मौसम में बदलाव आता है, मौसम में बदलाव आने के दौरान तमाम तरह की बीमारियां लोगों को घेरने लगती हैं, इसका आयुर्वेद में क्या उपचार है या उसके लिए कैसे उससे बचा जा सकता है? देखिए, आयुर्वेद में ना कुछ चीज़ें बहुत ही अच्छी बताई हैं, जैसे कि दिनचर्या और ऋतुचर्या, जो कि बहुत ही कम प्रतिशत लोग हैं जो फॉलो करते हैं। ऋतुचर्या में क्या होता है कि जो आने वाली ऋतु होती है उसको, मतलब ऋतु संधि होती है, मतलब एक ऋतु आपकी जाने वाली है और एक ऋतु जो आने वाली है, उसके बीच का जो 15 डेज होता है ना, वो उस समय आपकी इम्यूनिटी सबसे लो होती है। और अगर आप उस टाइम पे प्रिकॉशंस फॉलो नहीं करते, मतलब जो ऋतु जाने वाली है उसको धीमे धीमे छोड़ें और जो ऋतु आने वाली है उसको फॉलो करना शुरू करना होता है, जो कि लोगों को पता ही नहीं है।
अब गर्मी आने वाली है पर ठंडा पानी फ्रिज में ऑलरेडी शुरू हो चुका है, तो बीमार कौन नहीं होगा। और फिर ये पता है कि हाँ बगल की फार्मेसी में मॉन्टेल्यूकास्ट भी रखी है, पैरासीटामोल भी रखा है, डॉक्टर बगल में ही है, अब तो डॉक्टर की भी जरूरत नहीं, केमिस्ट आधा डॉक्टर बन ही चुका है, तो उठाई दवा खा ली और ये इम्यूनिटी और लो कर देता है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आयुर्वेद में ऋतुचर्या दिया हुआ है, जो कि ऋतु में क्या करना है, कैसे आप उस ऋतु में बहुत हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, इनफैक्ट इम्यूनिटी बढ़ेगी ही। तो अगर सीजनल चेंजेस का मतलब है ऋतु का चेंज होना, ऋतु का चेंज होने में जब वो 15 डेज होते हैं जैसे बताया, इम्यूनिटी लो हो जाती है, तो उस टाइम पे ऑलरेडी ऐसी चीज़ें दी गई हैं आयुर्वेद में कि आप उसको फॉलो करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं बीमार पड़ेंगे। ठीक है, एक और सवाल मेरे जहन में है। आजकल हम लोग मानसिक स्वास्थ्य को लेके बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, तमाम अलग अलग मंचों पे हम लोगों को सुनते हुए भी पाते हैं कि मेंटल हेल्थ को लेकर आपको सजग होना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। आयुर्वेद इसको लेकर क्या सोचता है? देखिए, आयुर्वेद का तो थॉट ही यही है कि मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल तीनों हेल्थ देना। तो मेंटल हेल्थ इज अ पार्ट ऑफ योर फिजिकल हेल्थ। अगर फिजिकल हेल्थ आप इमेजिन करिए, आपको फीवर है तो आप मेंटली ठीक नहीं हो सकते, है ना, और आप मेंटली ठीक नहीं है तो आप कितने भी फिजिकली हेल्दी होंगे आपको वो फीलिंग नहीं आएगी कि मैं हेल्दी हूँ। और स्पिरिचुअली भी इक्वल, अगर आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड नहीं है, कोई चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, है ना, भगवान को मान रहे होते हैं या किसी भी चीज़ को आप मान रहे होते हैं, तो आप अपने आप को खुद ही स्ट्रांग फील करने लगते हैं, क्योंकि आपके पास कोई शक्ति तो है जो हील कर रही है। तो आयुर्वेद में सबसे बेटर चीज़ यही है कि आपका जो ये थॉट प्रोसेस है, इस चीज़ को पहले चेंज करना पड़ेगा कि हम मेंटली, अगर हम फिजिकली ठीक है तो हम जिम जा रहा होगा इंसान पर स्ट्रेस होगा, उसको एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सुइसाइडल थॉट्स इसीलिए आए हैं। और ये सिर्फ यंग जनरेशन या ओल्ड जनरेशन को नहीं है, ये बच्चों को भी है, क्योंकि इतना प्रेशर है उनके ऊपर। तो उसके लिए आयुर्वेद में ऑब्वियसली ट्रीटमेंट्स हैं। आयुर्वेद का एक पार्ट है जो कि है पंचकर्मा, जो कि जिसे जनरल लोग गलत समझते हैं डिटॉक्सिफिकेशन से, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। डिटॉक्सिफिकेशन और पंचकर्मा एकदम अलग है। पंचकर्मा मतलब 5 कर्म जो आपके शरीर की शुद्धि में हेल्प करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन बिल्कुल गलत है। तो उसके थ्रू भी हम हीलिंग करते हैं, प्लस मेडिसिन भी हैं जिससे आप ठीक होते हैं। और ऑफ कोर्स मैं तो प्रिस्क्राइब करती हूँ ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, जो कि मुझे लगता है कि एक पार्ट है, वो एक तरीका है कि आप बिना दवा के ठीक हो सकते हैं। तो स्टार्टिंग तो मैं वहीं से कराने की कोशिश करती हूँ कि इंसान दवा तो खा ही रहा हो, प्लस काउंसलिंग इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो आयुर्वेद में बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। मैंने इतनों को ठीक किया है, इंसोम्निया, एंग्जाइटी, डिप्रेशन। तो अगर आप फिर भी अल्प्राजोलम खा के सो रहे हैं तो गलती आपकी है, हमारी नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने की। तो बस यही है कि थोड़ा सा चेंजेस इंसान को लाने पड़ते हैं, एक्सेप्ट करना पड़ता है और पेशेंस रखना पड़ेगा आयुर्वेद में। मतलब धैर्य आपको रखना पड़ेगा। अगर आपको लंबा चलना है और अच्छे रिजल्ट हासिल करने तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा। हम आजकल कुछ वीडियोस बहुत सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए देख रहे हैं, जिसमें अचानक से डांस करते हुए कोई हार्ट अटैक आ रहा है, जिम में वर्कआउट करते हुए अचानक से हार्ट अटैक आ रहा है, अचानक से मौत हो जा रही है। इसको लेकर आयुर्वेद इसे किस तरह से देखता है, और आयुर्वेद में इस तरह की स्थिति ना उत्पन्न हो उसके लिए क्या, मतलब उसके लिए क्या कर सकते हैं हम आयुर्वेद के जरिए? आयुर्वेद में पहले बात तो जिम या ऐसी एक्सरसाइजेस के लिए कोई जगह ही नहीं है जी। क्योंकि आप देखिए जिम क्या होता है, क्लोज रूम में विद फुल म्यूजिक। आप सोचिए कि आप जो काम कर रहे हैं और जो आप बीट सुन रहे हैं, वो कहाँ से स्ट्रेस आपको कम करा सकता है? वो सिर्फ प्रेशर बढ़ा सकता है। क्लोज रूम है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, एसी में काम कर रहे हैं, म्यूजिक एकदम लाउड चल रहा होता है, तो आपकी हार्ट बीट ये कम नहीं करेगा तो बढ़ाएगा, है ना। जिस स्ट्रेस को कम करने के लिए आप जा रहे हैं वो कम नहीं हो रहा है, वो बढ़ रहा है। तो आपका जो मेंटल प्रेशर है और जो बॉडी का प्रेशर है वो झेल नहीं पाता है। एंड स्ट्रेस तो सबको है ही, मेडिटेशन से मतलब नहीं है लोगों को, दवाइयाँ, उसके प्लस आप प्रोटीन शेक्स ले रहे होते हैं, स्टेरॉइड्स ले रहे होते हैं, इंजेक्शंस ले रहे होते हैं इन सब चीज़ों के लिए कि हाँ टू लुक गुड, बट एक्चुअली यू मे लुक गुड, पर आप बहुत अनहेल्दी हैं अंदर से, खोखले हो रखे होते हैं अंदर से। यही रीज़न है कि वो प्रेशर बियर नहीं कर पाता है हार्ट, और आपको सिंक्रोनाइजेशन नहीं रहता है बॉडी और माइंड में, और आपको मतलब हार्ट अटैक के केसेस देखने को मिलते हैं। डांस में भी आप देखेंगे कि क्लोज रूम में म्यूजिक लाउड है, तो जब ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही है हार्ट को,
पर आप रिदमिक एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो ऑक्सीजन तो चाहिए हार्ट को पंप करने के लिए, वो प्रेशर बिल्ड करने लगता है और लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है। तो यही रीज़न है, आयुर्वेद ने बोला है आप खुले में वॉक करिए, योगा करिए, कभी कोई प्रॉब्लम, आपने कभी नहीं सुना होगा कोई वॉक करते करते किसी को हार्ट अटैक आ गया, खुले में वॉक करते करते हार्ट अटैक आ गया, है ना। बट आपको जिम में हार्ट अटैक्स मिल रहे होंगे। देयर इज अ रीजन, ऑक्सीजन सप्लाई एनफ है बाहर कि आपका हार्ट आराम से पंप कर सकता है, बॉडी को एनफ मिल रही है, चाहे आप तेज भी वॉक कर रहे हैं तब भी एनफ ऑक्सीजन है। बट क्लोज रूम में कहाँ है ऑक्सीजन, आप फिर भी एक्सरसाइज करेंगे तो हार्ट को तो प्रेशर लगेगा ही, फिर हार्ट अटैक केसेस आते हैं। मेरे तो सवाल पूरे हो चुके हैं, अगर आप में से कोई अगर अपना कोई सवाल पूछना चाहता है आयुर्वेद से जुड़ा, प्लीज एक माइक दे दीजिए। मैम जैसे आपने अभी बोला कि जिम में लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, तो फिर डांस करते हुए क्यों लोगों को अटैक आ रहे हैं, सिंगिंग करते हुए क्यों लोगों को अटैक आ रहे हैं, सोते सोते लोगों को क्यों अटैक आ रहे हैं? क्योंकि मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा है ना, और उसको कम करने के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। अब आपने केसेस देखे ना, वो एक सिंगर का भी ऐसा ही हुआ था, है ना। अब उनके में क्या हुआ था, अगर आपने और डीप उसको देखेंगे ना तो इट वाज अ क्लोज रूम। आप और केसेस में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा था, मोर देन जो वहाँ का काउंट होना चाहिए था, ठीक है। एंड अलॉन्ग विद दैट वो एनर्जी जो होती है सिंगर की या डांसर की, वो उसके मेंटल जो आपका प्रेशर होता है वो बढ़ चुका होता है हार्ट पे। आप दौड़ रहे होते हो, आपका कार्डियक प्रेशर बढ़ने लग जाता है, कार्डियक प्रेशर बढ़ा हुआ है बट ऑक्सीजन नहीं है, तो पंप कैसे करेगा? पंप नहीं करेगा तो हार्ट को ऑब्वियसली वो स्ट्रेन में आ जाएगा, स्ट्रेन में आएगा तो हार्ट अटैक होगा। सेम विद द स्लीप पैटर्न, आप कौन से मेंटल स्ट्रेस के बाद सो रहे हैं, जब ये चीज़ें एक दिन में नहीं आती हैं, ये आपने पनपी होती हैं, है ना। आपकी लाइफस्टाइल कैसी है ना। आप जिम जा रहे हैं तो आप कौन से शेक्स पी रहे हैं, आजकल तो वैरायटी ऑफ, एक लेवल तक आपकी बॉडी आपको इशारे देती है। कभी भी आप देखेंगे कि आपको सर दर्द हुआ या घुटनों में दर्द हुआ, तो घुटने का दर्द घुटने से शुरू नहीं होता है, वो पेट से शुरू होता है। पर आपने जब पेट में जब कॉन्स्टिपेटेड थे तो हमने कहा अरे चलो त्रिफला खा लेते हैं, दुकान से ठीक हो जाएंगे, है ना। वो त्रिफला 3 दिन काम किया, 4 दिन काम किया, 1 महीने, 2 साल, 3 साल, उसके बाद वो और बढ़ा। आपने क्या किया, आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास चले गए, कुछ और ले लिया, आप मेडिसिन ले रहे होते हैं, लाइफस्टाइल आपकी इतनी खराब होती है। सिर्फ डांस करने से कोई हेल्दी नहीं हो जाएगा, है ना। अगर डांस करने के बाद आप जाके अल्कोहल ले रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, तो आप तो जो एनर्जी मिलनी चाहिए बॉडी को वो तो दे ही नहीं रहे हैं। कौन से लेवल का न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो आपको पता नहीं है। जैसे कि हम ऑक्सीजन लेवल घर में भी देखते हैं कि बहुत अच्छे नहीं आ रहे, लेकिन हम बहुत लोग एयर प्योरीफायर लगा लेते हैं, उससे रिलेटेड कुछ है कि हम ये वाला चीज़ करके एयर प्योरीफाई कर सकेंगे? प्योरीफायर की बात कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, देखिए अब ऑक्सीजन, अब देखिए इतने सारे लोग होंगे बट उसमें से शायद ही कोई होगा जिसको वो ब्रेथलेसनेस वाली फीलिंग आती होगी, है ना। स्पेशली आफ्टर कोविड जिन्होंने बहुत हाई स्टेरॉइड्स लिए हैं उनको प्रॉब्लम फिर भी रही है, SpO2 लेवल्स कम हुए हैं। अब ये हुए क्यों है? क्योंकि आपके लंग्स का सरफेस एरिया कम हो गया है। अब आप चेक करेंगे जिनको ये प्रॉब्लम हुई है ना, या तो उनकी स्मोकिंग हिस्ट्री होगी, क्योंकि एम्फाइसीमा डेवलप हो जाता है लंग्स में, आपका सरफेस एरिया कम हो जाता है। अब सोचिए इतनी सी जगह रह जाए तो कितनी ऑक्सीजन मिलेगी? बॉडी को तो पर्याप्त ऑक्सीजन मिली ही नहीं है। जब पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आपको नीड होगी कि हमें और ऑक्सीजन चाहिए, उसके लिए आपको हो सकता है। और इसके साथ साथ एक एंग्जाइटी लेवल भी हो जाता है, चाहे बहुत ऑक्सीजन हो बट स्टिल आप वो फीलिंग आती रहेगी आपको कि अरे ऑक्सीजन नहीं है, मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है ना। इसके लिए आयुर्वेद में ऑब्वियसली मेडिसिन हैं जो कि आपके सरफेस एरिया को इंक्रीज कर सकती हैं। हर पेशेंट का लेवल अलग है, हो सकता है आप मेरे पास आएँ और आप मुझे सेम प्रॉब्लम बताएं, आपके साथ एक और पेशेंट आए जो कि सेम प्रॉब्लम बताए, पर दोनों की दवाइयाँ अलग हो सकती हैं। तो मैं एक जेनरिक मेडिसिन कभी नहीं बताऊंगी, स्पेशली इन अ पब्लिक प्लेस जहाँ पे कि मुझे पता है कि आपको आज मैंने बताई और आप भागते हुए जाएंगे और खाना शुरू कर देंगे, और हो सकता है परसों आप मुझे फिर कहीं मिले बोले वो दवा काम नहीं करी, है ना। उसका रीज़न क्या होगा कि बैकग्राउंड तो मैंने चेक ही नहीं किया, मुझे क्या पता आपको क्यों हो रहा है, क्या पता कोई और डिजीज़ हो रही हो, क्या पता सिर्फ ये एंग्जाइटी हो जिसकी वजह से आपको हो रही हो। ठीक है, तो आप आइए, मैं आपको पक्का पूरा इलाज दूंगी, पर हाँ आयुर्वेद में इसका क्योर है, एम्फाइसीमा का क्योर है, दैट इज फॉर श्योर। थैंक यू, थैंक यू। मुझे लगता है कि आपके सभी सवालों का समाधान मिल चुका होगा। अब मैं अपने आखिरी सवाल के साथ अग्रमा मैम का धन्यवाद करूंगा। मेरा आखिरी सवाल सिर्फ ये है कि महर्षि आयुर्वेद को अगर हम आसान भाषा में लोगों को समझाना चाहें तो वो क्या होगा? देखिए, महर्षि आयुर्वेद एक तो जैसे कि हम सुनते आ रहे हैं, जो महर्षि आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है उसको ये पता है कि हम एक डिजीज़ फ्री सोसाइटी बनाना चाहते हैं।
और डिजीज़ फ्री सोसाइटी कहाँ से बनेगी? खुद से बनेगी। तो शुरुआत हमें खुद से ही करनी पड़ेगी। अगर हमारा विश्वास नहीं है आयुर्वेद में या योगा में या मेडिटेशन में, तो आई थिंक स्टार्ट करना पड़ेगा। पहले देखिए, फिर बुराई करना शुरू करिए। तो महर्षि आयुर्वेद आपको एक ऑथेंटिक आयुर्वेद है। मतलब आपको मेडिसिन, लोग आते हैं बोलते हैं कि आपकी दवाइयाँ तो बड़ी महंगी हैं, पतंजलि की तो इतनी सस्ती हैं, या XYZ कोई ब्रांड है उसकी बहुत सस्ती हैं। द रीज़न इज़ कि मुझे उनको ये समझाना पड़ता है कि क्वालिटी ऑफ मेडिसिन, आप हमारी ब्राह्मी खा रहे होंगे और आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, और आप किसी भी ब्रांड की ब्राह्मी खा रहे होंगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, वो मुझे बताइएगा। कितने दिन में मिला, आज मिला या कल मिला? तो ऑथेंटिक इज़ द फर्स्ट वर्ड जो कि मैं महर्षि आयुर्वेद के लिए यूज़ करना चाहूँगी, कि मुझे कभी उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ा। जो रियल है वही दे रहे हैं, वही ले रहे हैं। द प्योरिटी, द एसेंस, So we can say it's purest form of Ayurveda. द प्योरेस्ट। Right. तो आपने जिक्र किया था सीनियर डॉक्टर का, तो मुझे लगता है कि आपकी नॉलेज का इतना विराट रूप देखकर इनमें से तो कोई आपसे नहीं बोलेगा कि आपके नाम के आगे सीनियर डॉक्टर लगाया या नहीं। सो थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स फॉर कमिंग।